आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 195 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें दो ही शेर हैं और वो ये हैं, खतर है रिश्ता-ए उल्फत रगे गर्दन ना हो जावे। खतर है रिश्ता-ए उल्फत रगे गर्दन ना हो जावे। गुरूर-ए दोस्ती आफत है तू दुश्मन ना हो जावे। समझ इस फसल में कोताहिए नश्वो नुमा गालिब। समझ इस फसल में कोताहिए नश्वो नुमा गालिब। अगर गुल सर्व के कामत पे पैराहन न हो जावे। पहला शेर है कि खतर है रिश्ताए उल्फत रगे गर्दन न हो जावे। गुरूरे दोस्ती आफत है तू दुश्मन न हो जावे। खतर है का मतलब है खतरा है, देर इज़ ए डेंजर। रिश्ता संबंध के लिए, रिलेशनशिप के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। धागे के लिए भी रिश्ता लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। रिश्ता है उल्फत, प्यार का धागा, प्यार का बंधन, प्यार का रिलेशनशिप हो सकता है। रगे गर्दन, गर्दन की रग, गर्दन की खून की नस, वेन ऑफ द नेक। घमंड को, अभिमान को, प्राइड को भी रगे गर्दन कहा जाता है। तो अगर कोई चीज़ आपकी रगे गर्दन बन गई है तो वो आपके घमंड को, अभिमान को बढ़ा देती है। गुरूर दोस्ती, दोस्ती का घमंड, दोस्ती का नाज, प्राइड और एरोगेंस ऑफ फ्रेंडशिप और लव। आफत, किसी तरह की मुसीबत को, डिज़ास्टर को कहा जाता है। तो पहली लाइन में कहते हैं कि खतर है रिश्ता-ए उल्फत रगे गर्दन ना हो जावे। तो मैं महबूब से आशिक कह रहा है कि मुझे ये खतरा है कि कहीं उल्फत का रिश्ता रगे गर्दन ना बन जाए, और गुरूर दोस्ती आफत है तू दुश्मन ना हो जावे। कि ये दोस्ती का गुरूर, दोस्ती पे गुरूर, अभिमान, घमंड, ये एक मुसीबत है। इसकी वजह से ए महबूब कहीं तो मेरा दुश्मन ना हो जाए। तो आशिक कहता है महबूब से कि हमारे बीच जो ये उल्फत का रिश्ता एक पैदा हो गया है, प्रेम के धागे से जो हम तुम बंध गए हैं, कहीं वो हमारे घमंड का कारण ना बन जाए और ये दोस्ती का घमंड कहीं आफत या मुसीबत ना बन जाए, तुझे खफा ना कर दे या महबूब, और कहीं तू मेरा दुश्मन ना हो जाए। इस बात का मुझे खतरा महसूस होता है। और गुरूर, घमंड अक्सर इंसान के लिए मुसीबत पैदा करता है, नेगेटिव ट्रेट है, इसलिए आशिक को इस बात की चिंता है। और यहाँ सवाल पैदा होता है कि किसके गुरूर की बात हो रही है, किसको घमंड हो रहा है, महबूब को या आशिक को। मोस्ट लाइकली आशिक के घमंड की यहाँ पे बात हो रही है। तो आशिक, और वैसे भी आशिक का जो इश्क है वो एक तरफा होता है। तो जनरली महबूब को घमंड हो उनके प्यार के रिश्ते पे, ऐसा होता नहीं है। तो पहले आशिक के गुरूर की बात करते हैं। तो आशिक शायद सोच रहा है और कह रहा है कि उल्फत का रिश्ता कहीं मेरे लिए घमंड का कारण ना बन जाए, कहीं मुझे इस बात का घमंड ना हो जाए, गुरूर ना हो जाए कि इतने खूबसूरत महबूब के साथ मेरा उल्फत का रिश्ता बन गया है। और इस बात से मेरे अंदर कहीं घमंड ना आ जाए और इस बात से मेरा महबूब कहीं खफा ना हो जाए। मुझे इतराता हुआ देख के, मेरे घमंड को देख के कहीं मेरा महबूब मुझसे खफा ना हो जाए और मेरा दुश्मन ना कहीं हो जाए। तो ये उल्फत का धागा, रिश्ता है उल्फत, मेरी गर्दन का कहीं फंदा ना बन जाए, इस बात की आशिक को चिंता है, इस बात का उसको खतरा महसूस होता है। महबूब का घमंड भी हो सकता है, उसको इस बात का गुरूर हो सकता है कि उसने अपने जाल में आशिक को फंसा लिया है, उल्फत के धागे से आशिक को बांध लिया है। और वो टेम्परामेंटल महबूब है, कहीं इस गरूर में, घमंड में वो अपने आप को बहुत ऊंचा ना समझने लग जाए और जो बेचारा आशिक है उसका दुश्मन ना बन जाए, उससे दुश्मनी ना कर ले। तो इस बात का खतरा है। और जिस्ट देखें ये है कि अगर प्यार का रिश्ता कायम हो भी जाए महबूब के साथ, तो भी बेचारे आशिक को परेशानी लगी रहती है, या उसकी इनसिक्योरिटी बरकरार रहती है। उसको लगता है कि कहीं मुझे घमंड ही ना हो जाए, उसको अपने आप पे भी ट्रस्ट नहीं है। या वो कहता है कि कहीं मेरी आदतें ही ना बिगड़ दें, कहीं मुझे गरूर ही ना हो जाए और मैं इतराता हुआ महबूब को गुस्सा ना दिला दूँ, और कहीं मेरा महबूब मेरा दुश्मन ना हो जाए। और जालिम महबूब है, टेम्परामेंटल है, कब आशिक उससे प्यार करे, कब प्यार जताए, कब वो गुस्सा हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए भी बेचारा आशिक हमेशा चिंता में ही रहता है और यही उसका नसीब है। टू नॉट टेक समबडी फॉर ग्रांटेड, इस तरह का एक मैसेज भी इसके अंदर छुपा हो सकता है।
गरूर के बारे में एक स्टेटमेंट, एक कमेंट्री भी इस शेर में हो सकती है। तो ओवरऑल शेर है कि खतर है रिश्ताए उल्फत रगे गर्दन ना हो जावे, गुरूर दोस्ती आफत है तू दुश्मन ना हो जावे। आशिक बेचारे को चिंता खाई जा रही है कि ये जो रिश्ता है उल्फत है कब तक चलेगा, या कहीं ख़त्म ना हो जाए और फिर से मेरा महबूब मेरा दुश्मन ही ना बन जाए, या मेरी अपनी गलतियों की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे अपने घमंड की वजह से ऐसा ना हो जाए। अगला शेर है कि समझ इस फसल में कोताहिए नश्वो नुमा गालिब, समझ इस फसल में कोताहिए नश्वो नुमा गालिब, अगर गुल सर्व के कामत पे पैराहन ना हो जावे। फसल मौसम को, बहार के मौसम को कह सकते हैं, किसी की उगी हुई खेती को कह सकते हैं। यहाँ पे बहार के मौसम को आप फसल कह सकते हैं, यहाँ पे या फिर गुलों की, फूलों की उगती हुई फसलों को भी कह सकते हैं। और नश्व नुमा फलने फूलने को कहते हैं। यहाँ पे फूलों के पौधे फल फूल रहे हैं, फैल रहे हैं, क्योंकि बाहर का मौसम आया है और उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो ओवरऑल फलना फूलना, ग्रोथ एंड फ्लोरिशिंग, उसको नश्व नुमा कहा जाता है। कोताही ये नश्व नुमा, फलने फूलने में अगर कमी रह जाए, फलने फूलने की कमी को कोताही नश्व नुमा कहेंगे। शॉर्ट फॉल ऑफ ग्रोथ एंड फ्लोरिशिंग, या जितना फूल की बेल को फलना फूलना चाहिए था, ग्रो करना चाहिए था, उसमें किसी तरह की कमी रह जाए अगर, कोताही नश्व नुमा। सर्व साइप्रस के पेड़ को कहते हैं, जो कि एक बड़ा खूबसूरत लंबे कद का पेड़ होता है। शेर व शायरी में खूबसूरत महबूब को भी सर्व कहा जाता है, या फिर उसको सर्व के पेड़ से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि गालिब साहब का महबूब भी, शायरी का महबूब भी ऊंचे लंबे कद का खूबसूरत होता है। और कामत कहते हैं स्टैचर को, डील डोल को, ऊंचा कद हो सकता है। पैराहन लिबास को कहते हैं, रोब को कहते हैं। तो शेर है कि समझ इस फसल में कोताहिए नश्वो नुमा गालिब, अगर गुल सर्व के कामत पे पैराहन ना हो जावे। बहार का मौसम आया है और चमन में, बाग में फूल खिल रहे हैं। जो फूलों का पौधा है या फूलों की जो बेल है, उससे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो ऊंचे लंबे कद के सर्व कि आगे पीछे इस तरह से वो फले, इस तरह से वो फूले कि सर्व के पेड़ को पूरी तरह से वो ढक ले, है? और ऐसा लगे कि मानो सर्व के पेड़ ने खूबसूरत फूलों की, गुलाबों से बना हुआ एक लिबास उसने पहन रखा है। अब यहाँ पे लिटरली सर्व का पेड़ हो सकता है, जिससे कि गुलाब इश्क करता है। यहाँ पे गालिब साहब का महबूब हो सकता है, जिससे पूरी कायनात इश्क करती है, और चमन के गुलाब भी उससे इश्क करते हैं। तो गुलाब के फूल से, गुलाब की बेल से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो इस कदर फले फूले कि वो सर्व को या गालिब साहब के महबूब को पूरी तरह से फूलों की एक पोशाक से, फूलों के एक पैराहन से ढांप दे, उसको इतना खूबसूरत लिबास वो बना के दे कि उसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाए। तो ये गुल से, बहार से, गुलों की बेल से एक्सपेक्टेशन है। और अगर ऐसा वो ना कर पाएँ, अगर ऐसा ना हो, तो फिर उसको कोताही नश्व नुमा कहते हैं, समझा जाएगा। गुलों के फलने फूलने में कमी समझी जाएगी। तो कैसी बहार फिर हुई, कैसा गुलाब हुआ, कैसा फलना फूलना हुआ, कि वो खूबसूरत महबूब को, सर्व के पेड़ को पूरी तरह से फूलों से ढक भी ना पाया, उसको एक खूबसूरत लिबास भी ना दे पाया है। तो धिक्कार है ऐसी बहार पे, धिक्कार है ऐसे गुलों के पौधे पे, ऐसे फलने फूलने पे। तो देखिए, रंग ये है कि बहार का मौसम जो है, उसके अंदर गुलों का फलना फूलना, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि वो खूबसूरत महबूब को और खूबसूरत बना सकें, खूबसूरत महबूब के काम आ सकें, खूबसूरत महबूब पे अपने आप को कुर्बान कर सकें। या क्योंकि फूलों की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर, छोटी होती है। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने मर जाना है, ख़त्म हो जाना है, या बाहर चली जाएगी, खिज़ां आ जाएगी। लेकिन जब तक बहार है तो फूलों से ये एक्सपेक्टेशन है, बहार से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो फूलों को इतना ग्रो करने दे कि वो खूबसूरत महबूब के काम आए, उसके ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दें, मरते मरते उसके लिए खूबसूरत लिबास तैयार करके जाएं। और अगर वो ऐसा ना कर सकें तो फिर धिक्कार है ऐसी बहार पे। इसको फलने फूलने में कमी ही समझा जाएगा, गालिब साहब कह रहे हैं।
आशिक दौड़ के जाके महबूब के गले लगना चाहता है, महबूब तक पहुंचने की कोशिश करना चाहता है, ये रंग भी हो सकता है। सारी कायनात ही गालिब साहब के महबूब से इश्क करती है, यहाँ फूल भी उसका लिबास बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कामयाब हुए तो सच्चे आशिक का रुतबा उनको मिलेगा, और अगर नहीं तो फिर शर्म है, धिक्कार है ऐसे फूलों पे, ऐसे आशिक पे, ऐसी बहार पे। ये इस शेर का थीम है। तो कहते हैं कि समझ इस फसल में कोताही नश्व नुमा गालिब, समझ इस फसल में कोताही नश्व नुमा गालिब, अगर गुल सर्व के कामत पे पैरा हन्ना हो जावे। यानी कि अगर खूबसूरत महबूब के लिए फूलों का एक लिबास भी बाहर तैयार ना कर पाई, और यहाँ फूलों की बेल तैयार ना कर पाई, तो फिर धिक्कार है, ऐसे आशिक का क्या जीना। तो ये थे दोनों शेर। आई होप दे मेड सेंस। थैंक यू।